बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 6 रूल्स डिस्कस किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। पार्ट 1 में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6 रूल्स डिस्कस किए थे एंड दिस इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 says कि when two nouns are connected by and modified by each or every। अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में दो nouns यूज हुए हैं एंड वो कनेक्टेड हैं and के साथ एंड they are modified by each or every, इट मीन्स कि वो noun से पहले each या every यूज हुआ है तो आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे। आप याद कर लें कि ऐसे नाउन्स के साथ या ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। फॉर एग्जांपल ईच बॉय एंड ईच गर्ल। नाउ यू सी दिस इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है एंड ये जो नाउन्स यूज हुए हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड बाय ईच एंड ईच, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। एंड आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब। So each boy and each girl was given a prize। आप प्लूरल वर्ब यूज नहीं करोगे। Likewise every के साथ अगर वो मॉडिफाइड है तो भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल every man and every woman has to die। हर एक मर्द और हर एक औरत को मरना है तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब। आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ऐसा क्यों? दिस इज जस्ट बिकॉज जो ईच एंड एवरी है दे emphasize individuality। ये इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं एंड इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने के साथ ये सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ये सिंगुलर बना देते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल एक ही ये एवरी या एक ही ईच लगा हुआ है तो फॉर एग्जांपल मैन के साथ एवरी लगा हुआ है एंड देयर इज नो एवरी विथ विमेन, देन तो याद कर लें कि ये जो एवरी होगा ये विमेन के साथ भी क्या होगा? अटैच्ड होगा, ये उसको भी मॉडिफाई कर रहा होगा। सो अगेन यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब। सो यू कैन से एवरी मैन एंड women has to die। Likewise you can say each boy and girl was given a prize। हर एक लड़के और हर एक लड़की को प्राइज दिया गया। आई होप कि ये रूल्स आपको समझ आ गया होगा। Rule number 8। Rule number 8 says if the subject is a title, the name of a book, a clause, a quotation, तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट कोई टाइटल हो या किसी बुक का नाम हो या कोई क्लॉज हो या कोटेशन हो तो आप जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस was published in 1813। Now Pride and Prejudice, now you see कि this subject appears to be plural। आपको ये सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा होगा बट ये दिस रेफर्स टू वन नॉवल। ये एक नॉवल है, नॉवल का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड इट वाज रिटन बाय जेन ऑस्टन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1813। तो इसके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब क्योंकि इट रेफर्स टू वन नॉवल। ये एक ही नॉवल या एक ही काम का नाम है। लाइकवाइज अगर आपका जो सब्जेक्ट होता है दैट इज द क्लॉज। अगर आपका सब्जेक्ट क्लॉज है तो भी आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जांपल व्हाट शी सेड इज ट्रू। उसने जो कुछ भी कहा वो सच है। व्हाट शी सेड इज अ क्लॉज, दिस इज अ क्लॉज। तो इसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? अगेन यू विल बी यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब क्योंकि दिस रेफर्स टू वन थिंग, ये एक चीज को रेफर कर रहा है एंड दैट इज वर्ड स्टेटमेंट। लाइकवाइज जब आपका सब्जेक्ट कोई कोटेशन होगा तो भी आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। द ओनली थिंग we have to fear, that is the quotation। the only thing we have to fear is fear itself। अगर किसी चीज से हमें डरना है तो वो डर खुद है, हमें खुद से डरना सॉरी हमें डर से डरना चाहिए। लाइकवाइज अगर आपका सब्जेक्ट टाइटल है, टाइटल, तो भी आप क्या यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब। नाउ यू सी स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। बाइबल की जो कहानियां हैं teaches valuable lessons। Now you see stories from the Bible
teaches valuable lessons, you will be using singular verb, क्योंकि ये जो टाइटल होता है, टाइटल इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आई होप कि आपको रूल नंबर 8 समझ आ गया होगा। रूल नंबर 9, rule number 9 is about some nouns that are plural in form but singular in meaning। ऐसे nouns जो जिनकी फॉर्म्स जो है वो प्लूरल होती है बट उनकी जो मीनिंग होती है दैट इज सिंगुलर। तो उन नाउन्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यूज इज करेक्ट, दिस न्यूज इज करेक्ट, ये खबर सही है। तो नाउ यू सी न्यूज, अब न्यूज इज प्लूरल इन इट्स फॉर्म, ये जो वर्ड है इसकी जो फॉर्म है दैट इज प्लूरल, बट ये जो वर्ब लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा। लाइकवाइज स्टैटिस्टिक्स, statistics is the name of the subject like mathematics, linguistics, physics। जब मतलब ऐसे जो नाम होते हैं सब्जेक्ट्स के या डिपार्टमेंट्स के, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लाइकवाइज द वेजेस, वेजेस भी दिस इज जो है इट्स फॉर्म इज प्लूरल बट इट्स मीनिंग इज सिंगुलर। अब वेजेस का मतलब मजदूरी, दिहाड़ी। द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क की जो मजदूरी होती है इज सक्सेस, मीन्स अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। सो द वेजेस इज आल्सो सिंगुलर बट प्लूरल इन इट्स फॉर्म। द यूनाइटेड स्टेट्स, नाउ यू सी ये जो कंट्रीज होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, या जो मतलब कंट्री जो नाम होता है कंट्री का वो एच होता है, एच एस, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो भी रेफर करते हैं टू वन कंट्री। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स इट रेफर्स टू वन कंट्री, दिस इज द नेम ऑफ वन कंट्री। सो द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेवलप्ड कंट्री। आई होप कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 9 में हमने डिस्कस किया कि सम वर्ड्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, तो उनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी क्या, कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट नो मैटर उनकी जो फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है बट दे रेफर टू वन थिंग, सो दैट्स व्हाई उनको हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं। वेयर एज कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स उनकी फॉर्म्स क्या होती है, प्लूरल, बट दे आर मिसयूज्ड एज सिंगुलर्स, उनको सिंगुलर समझा जाता है एंड उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है, रॉन्ग होता है। एंड ऐसे वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, दे आर आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैविंग टू इनसेपरेबल पार्ट्स, ऐसी ड्रेस जिनके मतलब दो इनसेपरेबल क्या हो पार्ट्स, जैसे पजामास, पैंट्स, जो है निकर्स, शॉर्ट्स, तो इनके साथ आप क्या कौन सा वर्ब यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, आप नहीं कहेंगे कि योर पैंट्स इज नाइस, आपकी पैंट जो है वो नाइस है, यू विल बी सेइंग योर पैंट्स आर नाइस, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है पैंट, तो इसके साथ भी कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। लाइकवाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके दो इनसेपरेबल पार्ट्स होते हैं, जैसे सिजर्स, सिजर्स के भी क्या होते हैं, दो इनसेपरेबल पार्ट्स होते हैं, थोंग्स, कंपासेस एटसेट्रा, और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके इनसेपरेबल पार्ट्स हों उनको सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाता है। वेयर एज दे आर नॉट सिंगुलर्स, दे आर प्लूरल नाउन्स, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होंगे वो भी कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। लाइकवाइज जैसे उसमें था कि योर पैंट्स आर नाइस, लाइकवाइज आप कहेंगे कि योर सिजर्स आर नॉट शार्प, आपका जो सीजर्स है वो शार्प नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम इनके एग्जांपल्स में इनको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल्स। योर क्लॉथ्स आर एक्सपेंसिव, नाउ यू सी क्लॉथ्स जो हैं दैट रेफर टू वन थिंग, फॉर एग्जांपल यू आर वियरिंग क्लॉथ्स, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, क्लॉथ्स। ओके, सो इसकी जो फॉर्म है दैट इज प्लूरल, इसकी फॉर्म भी प्लूरल है एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल नाउन, इसको प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा एंड इसके साथ जो वर्ब यूज होगा दैट वुड बी प्लूरल एज वेल। तो आप इसको मिसयूज मत कीजिएगा एंड मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं दे आर सिंगुलर। ओके, सो योर क्लॉथ्स आर एक्सपेंसिव,
क्लॉजेस के साथ हमेशा आप जो है वो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। लाइकवाइज नाउ यू सी दीज स्टैटिस्टिक्स शो आवर पुअर प्रोग्रेस। दीज स्टैटिस्टिक्स जो नंबर होता है ना, रिसर्च करने के बाद जो हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डाटा जो होती है दैट इज called statistics as well. So these statistics show our poor progress. Now I am not talking about statistics as a subject. Statistics subject की बात नहीं हो रही, statistics डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो numbers है, these numbers show our poor progress. So that's why you have to understand the meaning of these words within the context. आपने एग्जाम में सेंटेंस को कंप्लीटली पढ़ना है एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस वर्ड की उसमें मीनिंग कौन सी निकल रही है। देन यू हैव टू डिसाइड कि उनके साथ सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। ओके, स्टैटिस्टिक व्हेन इट इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट का नाम होता है तो हम इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। ओके, और व्हेन इट रेफर्स टू नंबर्स तो हम इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लाइकवाइज पॉलिटिक्स, politics is the subject. Okay, when I say कि what are your politics, now you see I won't be saying कि what is your politics. No, what are your politics, it means कि what are your political beliefs, आपके political beliefs कौन से हैं। तो वहां पे beliefs जो होगा और politics जो होगा that refers to the political beliefs, तो उसको हम प्लूरल जो है वो काउंट करेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लाइकवाइज his wages जो दिहाड़ी होती है ना, जो मजदूरी होती है, दिस इज द प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है एंड इसके साथ जो वर्ब यूज होगा दैट इज प्लूरल एज वेल। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस, जो हार्ड वर्क की जो मजदूरी है वो क्या है, सक्सेस है। वहां पे जो वेजेस का मतलब था वो वेजेस जो है वो रेफर कर रहा था किसको, रिजल्ट को, मींस हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है दैट इज सक्सेस। सो दैट्स व्हाई वेजेस को एज अ सिंगुलर नाउन कंसीडर किया गया था। वेयर एज इन दिस सेंटेंस हिज वेजेस आर 700 अ डे, इसकी मजदूरी पर डे कितनी है, 700। तो ये वेजेस जो है वैसे दिस इज द प्लूरल नाउन एंड इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, अगर आप वेजेस को रिजल्ट के सेंस में यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, जो है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, गुनाह की मजदूरी या गुनाह की सजा या इस गुनाह का नतीजा वो मौत है। तो वेजेस वहां पे क्या होगा, रिजल्ट। ओके, likewise the last sentence is my spectacles are very costly, मेरे जो glasses है spectacles means glasses। now you see glasses have also two inseparable parts, ये दो तो क्या होते हैं, दो inseparable parts होते हैं। तो spectacles को भी हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल नाउन कंसीडर करते हैं एंड इनके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई होप कि ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Now, rule number 10. Rule number 10 is about nouns that are singular in form but are used as plural. ऐसे नाउन जिनके फॉर्म्स क्या है, सिंगुलर बट से आर प्लूरल्स एंड उनके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज होते हैं। एंड सच नाउन्स आर कैटल, clergy, gentry, police, poultry, swine, vermin. And the examples are the cattle are grazing. You won't be using singular verb with cattle, though its form is singular, but cattle is a plural noun. And इसके साथ जो verb लगेगा that is plural as well. And another example is the clergy were unanimous in their opinion. Clergy religious figures होते हैं, especially in Christianity, जो मतलब ईसाइयों में जो क्लर्जीज होते हैं they are priests, fathers. Okay, the clergy were unanimous in their opinion, उनका एक ही ओपिनियन था, वो सारे उस पे मुतफिक थे। And the third example is the landed gentry are influential in politics. Landed gentry का मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा क्या है, लैंड्स, जैसे हमारे पास फ्यूडल्स होते हैं वडेरे।
ओके, दे आर लैंडेड जेंटली, तो उनके साथ भी क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा. So these are the nouns that are singular in form, but these are used as plurals, and इनके साथ plural verbs use होते हैं. Now, rule number 11. Rule number 11 is about collective nouns. There are some collective nouns जो अपने साथ singular verb भी लेते हैं and उनके साथ plural verb भी use होता है, and that is on the basis of the context. आपको sentence complete पढ़ना पड़ेगा context को समझने के लिए कि जो collective जो noun use हुआ है वो as a unit को refer कर रहा है या individual members को. For example, the team is winning. अब टीम जो है वो जीत रही है, टीम एज अ होल. ओके, सो इट इज वन यूनिट, मींस 11 मेंबर्स. जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, 11 मेंबर्स वो कंबाइन टू फॉर्म वन टीम, वो एक टीम बनाते हैं एंड जो है उनको एज अ टीम कंसीडर किया जाता है. तो उस सेंस में अगर आप यूज करते हो तो देन यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. अगर आप टीम मेंबर्स को रेफर करने के लिए यू यूज द वर्ड टीम, then you will be using plural verb. For example, the team are fighting for a win. अब जीतने के लिए वो फाइटिंग कर रहे हैं. कौन? Who are fighting? The team players, the team members. Okay, then you will be using plural verb. Likewise, we have another sentence, the jury. Jury कहते हैं पंचायत को. The jury has given its verdict. Jury ने अपना फैसला, अपनी फतवा दे दी, अपना फैसला सुना दिया. So has given its verdict. Jury पंचायत जो है वो as a वन यूनिट कंसिडर हो रहा है यहाँ पे. तो इसको हम तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. अगर आप लाइक अ टीम आप ज्यूरी यूज करते हैं टू रेफर टू इट्स मेंबर्स, देन यू विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जांपल, द ज्यूरी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट. हु वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट? ज्यूरी मेंबर्स. ज्यूरी के जो मेंबर्स थे वो इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे. देन यू विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब. ऐसे नाउन्स दूसरे भी होते हैं लाइक क्लास. क्लास के साथ भी सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब यूज हो सकता है. कैबिनेट, कमिटी, बोर्ड, आर्मी, मॉब एंड गवर्नमेंट एटसेट्रा. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकता है एंड प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकता है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. आपने कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा. रूल नंबर 12. Rule number 12 is about some of the adjectives जो कि definite article के साथ use होते हैं to refer to people. People को refer करने के लिए. For example, the blind. The blind का मतलब क्या होगा? Blind people. Okay? The educated. The educated का मतलब क्या है? Educated people. The unemployed. The unemployed का मतलब क्या है? Unemployed people. तो ऐसे nouns के साथ, ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस. सो यू वोंट बी सेइंग कि द ब्लाइंड इज हेल्पलेस. दो कि ये आपको सिंगुलर लग रहा है, बट द ब्लाइंड का मतलब अ ब्लाइंड पर्सन नहीं, द ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड पीपल. जितने भी अंधे लोग हैं उन सबको ये रेफर कर रहा है. सो इट इज प्लूरल. ओके. लाइकवाइज द पुअर आर हंग्री. जितने भी गरीब हैं दे आर हंग्री. तो उनके साथ भी क्या यूज होगा? इसके साथ भी आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. द थर्ड सेंटेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज द रिच आर सेल्फिश. द रिच आर सेल्फिश. रिच जो है, द रिच का मतलब रिच पीपल. सो अगेन दे आर सेल्फिश. द अनएम्प्लॉयड, द लास्ट वन इज द अनएम्प्लॉयड आर वरीड. द अनएम्प्लॉयड मींस अनएम्प्लॉयड पीपल. जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं दे आर वरीड, वो परेशान है. लाइकवाइज कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेशनैलिटी को शो करते हैं, एंड ऐसे कुछ वर्ड्स जो श पे एंड होते हैं, श, च या ईज पे एंड होते हैं, तो वो भी प्लूरल कंसीडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिश आर काइंड. द ब्रिटिश आर काइंड. यू वोंट बी सेइंग कि द ब्रिटिश इज काइंड. द ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश पीपल. Likewise, the French hate corruption. The French means जो फ्रेंच फ्रांस में रहने वाले, they hate corruption. तो इसके साथ भी आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे. And the last one is the Chinese are hardworking. The Chinese are hardworking. You won't be using singular verb. So ये rules आपने याद कर लेने हैं. Like Chinese, we have another word to talk about nationality, and that is Japanese. Japanese भी is पे एंड हो रहा है,
तो वो भी क्या कंसिडर होगा, प्लूरल कंसिडर होगा। सो ये आपने मेमोराइज कर लेने हैं। Now, rule number 13, and the rule number 13 is about two phrases. दो phrases के हवाले से है ये, a number of and the number of. अगर आपका sentence start होता है with a number of means then you will be using plural verb. If your sentence starts with the number of, then you will be using singular verb. For example, a number of students are participating in this event means बहुत सारे students participate कर रहे हैं इस event में. Okay, you will be using are with a number of. अगर आपका sentence start होता है a number of students, a number of children, then you will be using plural verb. If your sentence starts with the number of students, yeah, the number of children, then you will be using singular verb. For example, the number of students present is very small. Means जो number है students का तो आज आए हुए हैं वो बहुत ही कम है. I hope कि ये rule आपको समझ आ गया होगा. Now the rule number 14. The rule number 14 is about none of. अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है with none of से, then you will be using plural verb. For example, none of the candidates have failed the test. Means किसी भी कैंडिडेट ने टेस्ट फेल नहीं की. So you will be using plural verb. If none refers to uncountable noun, तो आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब. यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब अगर none जो है वो रेफर करता है किसको, अनकाउंटेबल नाउन को. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द शुगर बट नन हैज अराइव्ड. मैं शुगर का वेट कर रहा हूँ बट अभी तक कुछ भी नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं आई शुगर में से. ओके, तो आप कौन सा यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब. एंड इफ none refers to countable noun in its plural form, countable noun को उसके plural form में रेफर करता है, then it's up to you. आप has भी यूज कर सकते हो, आप have भी means आप singular verb भी यूज कर सकते हो and आप plural भी यूज कर सकते हो. For example, I have been waiting for my friends. मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ but none has arrived या none have arrived. Both are possible. ये दोनों करेक्ट होंगे. बट विथ अनकाउंटेबल नाउन यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. अब कुछ ही रूल्स रह गए हैं जो कि हम पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.